नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। बिहार चुनाव ने राजनीति का पुराना ट्रेंड बदल दिया है। बिहार ने एक नया ट्रेंड सेट किया है। पोलराइजेशन। एक समय था जब भी पोलराइजेशन का जिक्र होता था तब एक ही इमेज बनती थी, मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन और हिंदुत्ववादी शक्तियों की हार। दशकों तक हिंदुस्तान में ऐसे ही चुनाव होते रहे जब हिंदू वोट बढ़ते रहे और मुस्लिम वोटर एकजुट होकर अपनी पसंद की सरकार चुनते रहे। बिहार में यह नहीं हो पाया। अब के बंगाल में भी यह नया ट्रेंड रिपीट होने वाला है। ममता बनर्जी की पार्टी दरअसल दो वजहों से घबराई हुई है। एक तो बांग्लादेशी घुसपैठियों में भगदड़ मची है, दूसरे सीमांचल के रास्ते ओवैसी बंगाल में एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। यह डर बंगाल से यूपी तक फैल रहा है। 26 में एसआईआर और 27 में डर का यह पूरा सिस्टम समझाते हैं हमें इस रिपोर्ट से। जो कागज नहीं दिखाएंगे वो सीधे बांग्लादेश भेजे जाएंगे। जो खुद से बॉर्डर पे नहीं आएंगे वो धक्के मार कर निकाले जाएंगे। मकसद साफ, नीयत साफ, तरीका साफ। घुसपैठियों से हिंदुस्तान की जमीन हो रही साफ। आने वाले चुनाव से पहले बंगाल की वोटर लिस्ट भी होगी साफ। एसआईआर का जबरदस्त असर बंगाल में देखने को मिल रहा है। एसआईआर जब से घोषणा हुआ है तब से देखा जा रहा है कि हाकिमपुर बॉर्डर यानी कि नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के हाकिमपुर बॉर्डर से काफी सारे गैर कानूनी तरीके से भारत में आए बांग्लादेशी वो वापस अपने देश यानी कि बांग्लादेश पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कल के बाद से नए तरीके से और कोई बांग्लादेशी नहीं आया है, लेकिन कल जो लोग नहीं जा पाए थे वो लोग फिलहाल इसी जगह पे इंतजार कर रहे हैं कब बीएसएफ का ग्रीन सिग्नल मिले और वापस वो अपने देश यानी कि बांग्लादेश वापस जा सके। पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुआ है बांग्लादेशी घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है। हर दिन बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों का रेला जमा होने लगा है। ये पश्चिम बंगाल का हकीमपुर बॉर्डर है। हर रोज सैकड़ों घुसपैठिए अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ आते हैं और बॉर्डर खुलने का इंतजार करते हैं। तो क्या काम करते थे आप? वही जोगाड़े काम करते। अच्छा, कंस्ट्रक्शन साइट पे। हाँ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर এই যে ঝামেলা হচ্ছে শুনছি এই জন্য চলে যাচ্ছি। क्या सुने? এই যে এসআইআর জন্য এখানে আমরা তো বাংলাদেশি, এখানে থাকতে দেবে না, এই জন্য আমরা চলে যাচ্ছি। আচ্ছা, তো এই তোমাদের কি ডকুমেন্ট নেই কোনো? না, আমাদের কোনো ডকুমেন্টস নেই। हकीमपुर बॉर्डर से पिछले 5 दिनों में 1720 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया। ये वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो खुद से बांग्लादेश वापस जाने के लिए बॉर्डर पर चले आए थे। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को अरेस्ट करके नहीं लाया गया है। घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाने का प्रोग्राम भी अभी शुरू नहीं हुआ है। घुसपैठियों के दिलों में मोदी सरकार का खौफ ऐसा है कि वो खुद ही भाग रहे हैं और बॉर्डर पार करने से पहले डरते डरते अपनी पहचान भी बता रहे हैं। मद्रासा में पढ़ाते थे आप? नहीं है। तब ट्यूशन में। ट्यूशन पढ़ाते थे? कहाँ पर? अरे रुको यार रुक जाओ एक जगह पे। आप क्या मद्रासा में पढ़ाते थे? नहीं है। हाँ, ट्यूशन पढ़ाते थे। कितने बच्चों को पढ़ाते थे? 5 জন। 5 জনকে পড়াতেন। 4 বছর আগে নিউ টাউন में কোথায় ছিলেন? নিউ টাউন में पढ़ाते थे ना? हाँ। तब এই যে ফেসবুকে মিডিয়ায় দেখছি যে স্যার করছে এতে অনেক ঝামেলা হবে, বাংলাদেশি থাকবে না। সেক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের কোনো ডকুমেন্টস নাই, কিছু নাই, আসছিলাম পেটের দায়, তো সেক্ষেত্রের জন্য অযথা ফাও থেকে কি লাভ, চলে যায় দেশে, সেই হিসেবে চলে যাচ্ছে। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए सालों से भारत में छिपे रहे, यहाँ फ्री का अनाज खाते रहे, फ्री का सरकारी राशन उठाते रहे, फ्री में इलाज कराते रहे, यहाँ के लोगों की नौकरियों पर धावा बोलते रहे, भारत में बेरोजगारी बढ़ाते रहे और कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा बने रहे।
कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी कागज लगाकर यहाँ के वोटर भी बन गए। पंचायत के मुखिया, सरपंच से लेकर विधायक और सांसद चुनने लगे, लेकिन एसआईआर शुरू हुआ तो इनकी वापसी का टिकट कट गया। कहाँ से आए हो भाई? कहाँ से आए हो? हम कोलकाता से आए थे। कोलकाता कहाँ? हावड़ा साहब। क्या करते थे वो? हम राजमिस्त्री काम कर रहे हैं। क्या मतलब कब आए, क्या कैसे आए? किधर कैसे आए थे? इधर भारत में कैसे आए? भारत में? भारत में हमारा मेरा मामा लेके आया। कैसे लेके आया? कैसे लेके आया हमारा मालूम नहीं कैसे लेके आया। हम छोटो करके आया था, कैसे लेके आया हम क्या करेगा। कितना साल पहले आए थे? हम आया था 20 साल पहले। 20 साल? हाँ, तुम सुना तो हो गया तो सुना। 20 साल पहले आए थे? हाँ 20 साल। क्या बस काम करते थे? हम राजमिस्त्री लेबर में काम कर रहे हैं। तभी क्यों वापस क्यों जा रहे हो? इधर पे नहीं रखा था, हम क्या करेगा, हम चला जा रहा है। डॉक्यूमेंट है कुछ? कुछ नहीं डॉक्यूमेंट है, इधर क्या करेगा बोलो। डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, इसीलिए बोला इधर नहीं रखेगा। जो लोग पूछते हैं कि एसआईआर से क्या होगा, उन्हें अब कुछ और बताने की जरूरत ही नहीं है। बांग्लादेश बॉर्डर की ये तस्वीरें अपने आप में सारी कहानी बयां करती हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? भाई लॉजेस दिलो बोल, भाई लॉजेस আছে चॉकलेट 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 है। मैं बोलिए हम खाएगा बोलेगा, चॉकलेट देंगे? खाएगा बोलेगा। चॉकलेट अरे दीजिए दीजिए ना, चॉकलेट देंगे दीजिए। हम आपको। सुबह से नहीं ना खा रहे तो आप ना पूछ रहे, बोला आप पूछ रहे बन क्या? नहीं, आप कहाँ अब हरे सामने कहाँ से आ रहे हो भाई? सुनो ना, ओ भाई, चॉकलेट ले, पहले चॉकलेट अरे ले, खाएगा भाई। चॉकलेट देने, चॉकलेट खाएगा बोलेगा। चॉकलेट देने के लिए तो नहीं है। हो सकता है कि इनमें से कई घुसपैठिए जरूरतमंद हो सकता है कि कुछ घुसपैठियों की रोजी रोटी, उनके परिवार की जिंदगी यहाँ होने वाली कमाई पर टिकी हो। ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश में उनका कुछ भी ना बचा हो, लेकिन इनमें से कोई भी वजह घुसपैठ को जायज ठहराने का जरिया नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी की सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी अवैध तरीके से घुसपैठ करके भारत आया है उसे वापस जाना ही होगा। खुद से जाए तो अच्छा, वरना सरकार भेज देगी। सरकार नहीं रखना चाहता, अच्छा, वापस भेज दे रहा है। अच्छा। हम लोग वापस जा रहा है। अच्छा, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? नहीं है। कितने दिन पहले आए थे आप? आइला के बाद आया। आयला के बाद, मतलब 2020 के बाद? नहीं 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 नहीं, 2008 की 9 2008-9 साल में। अच्छा, फिर क्या कहाँ पर रहते थे आप लोग? न्यू टाउन में। न्यू टाउन में क्या काम करते थे? मशीन का काम करते हैं, जो पेड़ पेड़ काटते हैं ना, जंगल सफा करते हैं, हैंड मशीन वो चलाते थे। अभी कैसे वापस जाओगे? वो बॉर्डर तो खुल दिया है, अच्छा, जाने की परमिशन मिल गया, अच्छा, इसलिए जा रहा हूँ। पेपर वगैरह है बांग्लादेश? हाँ, उधर का पेपर है। बांग्लादेश का, भारत हाँ। में कुछ नहीं है? नहीं नहीं। बांग्लादेश बॉर्डर के गेट खोलने का भी एक प्रोटोकॉल है। बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर चेकपोस्ट पहुंचकर अपना नाम और बांग्लादेश का एड्रेस बताते हैं। बॉर्डर चेकपोस्ट पर उनका बायोमेट्रिक लिया जाता है। हिंदुस्तान में उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक की जाती है। बीएसएफ के ऑफिसर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स भी बायोमेट्रिक और एड्रेस चेक करते हैं। जिनकी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं मिलती, उनको बांग्लादेश जाने की इजाजत मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में 5 महीने बाद ही इलेक्शन है। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर शुरू किया है। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर चल रहा है। वोटर लिस्ट की सफाई में ममता बनर्जी को अपने लिए खतरा दिख रहा है। वो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एसआईआर बंद करने की मांग कर चुकी हैं। दबाव बनाने के लिए ममता बनर्जी कोलकाता में पदयात्रा निकाल चुकी हैं, लेकिन मोदी सरकार पर दीदी का दबाव बन नहीं पा रहा। ममता बनर्जी ने एक और काम किया है। बांग्लादेश बॉर्डर के हर चेक पोस्ट पर तृणमूल का आदमी फिट कर दिया है। बांग्लादेश भाग रहे एक एक घुसपैठियों की लिस्ट तृणमूल के लोग भी तैयार कर रहे हैं। तृणमूल की तरफ से बॉर्डर पर घुसपैठियों के खाने पीने का भी इंतजाम किया जा रहा है। ये बात हमें हकीमपुर बॉर्डर पर मौजूद तृणमूल के ही एक लोकल लीडर ने बताई। अभी बीएसएफ बंदोबस्त कर रहा है इसको बांग्लादेश भेजने का, और हम लोग भी थोड़ा हेल्प कर रहा है उसको। अच्छा, तो ये बताइए कि ये लोग कहाँ रहते थे? ये लोग कलकत्ता का नजदीक रहते थे। भाई আপনারা কোথায় থাকতেন? ও ভাই আপনারা কোথায় থাকতেন? কোথায়? न्यू टाउन में रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं है? ये कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अच्छा, ये चोरी करके पहले बांग्लादेश से इंडिया में आया, उसके बाद वो न्यू टाउन में था, न्यू टाउन में काम कर रहा था। अभी तो कुछ कागज पत्र तो चाहिए इन लोग को, क्योंकि ये है इसलिए लोग निकल जा रहा है। वापस चला गया एकदम। दादा, आपका पूरा नाम और डेजिग्नेशन? मैंने अनीसुद्दीन गाजी। अच्छा, आप यहाँ का तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, लेकिन तृणमूल मत लिखना।
पश्चिम बंगाल में एसआईआर और घुसपैठियों की वापसी रियल टर्म में ममता बनर्जी के लिए सेटबैक है। यह नंबर से ज्यादा मायने रखता है नैरेटिव। नंबर के टर्म में बात करें तो दो बातें अहम होंगी। नंबर 1, कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर थे, और नंबर 2, कितने घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से कटे। इसका नैरेटिव ज्यादा बड़ा है। घुसपैठिया हिंदू वोट के पोलराइजेशन का टूल है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए सारी हिंदू जातियां एक हैं। बिहार में किसी भी जाति ने, यहां तक कि यादव ने भी घुसपैठियों को बाहर निकालने का विरोध नहीं किया। अमित शाह सच कहते हैं, बिहार चुनाव बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मैंडेट है कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। बिहार में जीत के बाद बीजेपी घुसपैठिया के मुद्दे पर सुपर एग्रेसिव है। घुसपैठिया कंट्रोल के लिए मोदी सरकार के पास 3D का फॉर्मूला है। फर्स्ट D फॉर डिटेक्ट, सेकंड D फॉर डिटेन एंड थर्ड D फॉर डिलीट, यानी ढूंढो, पकड़ो और वोटर लिस्ट से नाम काटो। पश्चिम बंगाल में इसकी नौबत ही नहीं आई है। डिटेक्ट और डिटेन करने से पहले घुसपैठिए खुद से इजेक्ट होने शुरू हो गए हैं। ममता बनर्जी इसलिए भयभीत हो रहा है, कारण सारे जो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठी सारे तो बॉर्डर का और चल दिए। वो सब भारत में रहना नहीं चाहते, बंगाल में रहना नहीं चाहते, कारण एसआईआर हो जाएगा, पकड़ा जाएंगे, इसलिए सारे भाग रहा है। और वही तो ममता बनर्जी का कोर वोटर है। तो कोर वोटर ही बांग्लादेश में चले जाएंगे तो ममता बनर्जी के लिए बचेगा क्या? और इसीलिए उन्होंने एसआईआर को रोकने का आखिरी प्रयास उन्होंने कर रहा है। बीजेपी ने अपनी बात बिहार के वोटर को समझा दी। अब बंगाल की बारी है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी एसआईआर के विरोध को जायज ठहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2001 का इलेक्शन के बाद जब एसआईआर हुआ था तो 2 बरस टाइम लगा था। अभी क्या है, सामने इलेक्शन है, उसके लिए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करके ये वो लोग कर रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम तैयार हो गया है। जेन्युइन वोटर्स पैनिक में सुसाइड कर रहा है। बीएलओस दे आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। पैनिक वो छड़ा रहा है भाजपा, निकाल देंगे, काट देंगे, नाम बात देंगे। ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध पहले भी कर रही थी। बिहार चुनाव के बाद ममता का विरोध ज्यादा तीखा हो गया है। बिहार में सभी हिंदू जातियों ने मिलकर एनडीए को जिताया और मुस्लिम वोट का डिवीजन हो गया। बिहार में भी एसआईआर और घुसपैठिया का बहुत बड़ा रोल रहा। बिहार में मुस्लिम वोट 3 हिस्सों में बटे। एक हिस्सा तेजस्वी को मिला, दूसरा हिस्सा राहुल गांधी को मिला और तीसरा हिस्सा असदुद्दीन ओवैसी को मिला। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को कुल 9,30,504 वोट मिले। एआईएमआईएम जिन 5 सीटों पर जीती उसे औसत रूप से 89,302 वोट मिले। ओवैसी की पार्टी की जीत का मार्जिन औसत रूप से हर सीट पर 29,345 वोट का रहा। जो लोग कहते हैं कि बिहार चुनाव में ईवीएम का खेला हुआ है, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि ओवैसी को इतनी बड़ी जीत कैसे मिल गई। दरअसल एनडीए को जीत तो पोलराइजेशन से ही मिली है। अंतर यह है कि पहले मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन होता था। 2025 में बिहार चुनाव में हिंदू वोट का पोलराइजेशन हो गया। अब वो परेशान है कि सीमांचल की आवाम ने जो इनकलाब बर्पा किया, इंशाअल्लाह ताला ये इनकलाब उत्तर प्रदेश भी जाएगा और वहां पर भी गरीब आवाम को इंसाफ दिलाएगा। ओवैसी ने बिहार के बाद यूपी चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। बंगाल का नाम ओवैसी ने जानबूझकर नहीं लिया, लेकिन इलेक्शन कैलेंडर में यूपी से पहले बंगाल आता है। ओवैसी 2021 का चुनाव लड़ने पश्चिम बंगाल गए थे, तब उनको सफलता नहीं मिली थी। 2026 में ओवैसी डबल जोश के साथ पश्चिम बंगाल जाएंगे। ओवैसी मुसलमानों की आवाज जरा ज्यादा जोर से उठाते हैं। बिहार के मुसलमान ये समझ गए हैं, अगर बंगाल में मुसलमान भी ओवैसी की जोशीली बातों में आने लगे तो वो ममता को हराने और बीजेपी के लिए जीत का रास्ता तैयार करने में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं।
ममता बनर्जी को दरअसल इसी पोलराइजेशन से डर लग रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता का वोटर ग्रुप मुसलमान भी है, महिला भी है, यूथ भी है और कोलकाता के पास रहने वाला अपर कास्ट भद्रलोक भी। 2021 के विधानसभा चुनाव में 48% वोट शेयर हासिल किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ममता ने 46% वोट हासिल किए थे। इतने वोट शेयर हासिल करने वाली नेता को हराना बहुत मुश्किल है। ममता बनर्जी की दिक्कत यह है कि घुसपैठिए के मुद्दे पर मुसलमान को छोड़कर कोई भी उनके साथ नहीं है। बंगाल में 27 से 30% तक मुस्लिम वोटर हैं। अगर ओवैसी ने मुस्लिम का 1/3 हिस्सा काट लिया तो ममता बनर्जी का वोट शेयर 48% से घटकर 39% हो जाएगा। अगर ओवैसी ने मुस्लिम वोट का 1/4 हिस्सा भी काटा तो ममता बनर्जी का वोट शेयर 41% रह जाएगा। ये जो लोग बकवास लिखते हैं, बकवास कहते हैं, तुमको तुम्हारी सोच मुबारक। और याद रखिए कि भारत का संविधान हिंदुस्तान की दफा 25 के तहत, 26 के तहत, 29 के तहत हर भारत के नागरिक को इस बात की इजाजत देता है कि वो अपने अपने मजहब पर चलें और उस मजहब का प्रचार करें, उस मजहब के मानने वालों के मान सम्मान के लिए काम करें, उनको इंसाफ दिलाएं। और ये भारत का संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उनको भी इज्जत से नवाजता है जो किसी भगवान को नहीं मानते। मगर याद रखो, तुम्हारे उसूल तुमको मुबारक। मैं तुम्हारे उसूल को ना तुम्हारी राह को देखना पसंद करता हूँ। जो रास्ता हमको हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, इंशाअल्लाह ताला हम उसी रास्ते पर चलेंगे। बिहार में लालू और तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और यूपी में अखिलेश यादव जैसे नेता मुस्लिम पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते रहे। उनकी परेशानी यह है कि अब हिंदू पोलराइजेशन हो रहा है। इस हिंदू पोलराइजेशन को धार देने वाले लीडर हैं योगी आदित्यनाथ, भगवाधारी योगी। जहां खड़े हो जाते हैं, हिंदू वोट की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये हरियाणा में हो चुका है, महाराष्ट्र में हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है और अभी अभी बिहार में हुआ है। यहाँ की टीम के सामने 2025 के महाकुंभ का अनुभव है, जिसने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी और भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति लोगों के मन में एक नया उत्साह भरा था। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार यह लगभग 15 दिन पहले आ रहा है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 स्नान होंगे, जिनमें कल्पवासियों की संख्या पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक उनकी बड़ी संख्या रहेगी। और कमोवेश यहाँ देखने को मिलता है कि 20 लाख से लेकर के 25 लाख कल्पवासी इस पूरे मेले में 1 माह का यहाँ प्रवास करते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर मच रहे बवाल के बीच बाबा बुलडोजर ने यूपी के सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों को एक आदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर है, हर जिले में घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए, घुसपैठियों की पहचान करके सख्त कार्रवाई की जाए, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए, घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाए, डिटेंशन सेंटर से ही घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाए। यूपी में एक तरफ सर चल रहा है, दूसरी तरफ डिटेंशन सेंटर बनाने का ऑर्डर आ गया। योगी आदित्यनाथ का यह ऑर्डर आते ही विरोधी नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया। ये सरकार योगी जी के नेतृत्व में 2017 से चल रही है। कितने साल हो गए? ये 2025 चल रहा है। मुझे लगता है कि 5 साल उधर, 8 साल हो गए। 8 साल में भी तो घुसपैठियों की पहचान नहीं कर पाए। ये हास्यास्पद बात है। केवल और केवल मीडिया की तरफ से हाइप देना, परसेप्शन बनाकर लोगों को केवल बेवकूफ बनाना। 8 साल से आपकी सरकारें क्या कर रहे थे? इसका मतलब कि
आपकी काम करने की क्षमता नहीं है, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है मुख्यमंत्री जी कि 8 साल में अभी तक आपने ये काम नहीं कर पाए। इसका मतलब कि निश्चित तौर से आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। ये तो काम आपको पहले ही कर देना चाहिए था, पहले क्यों नहीं किया आपने? आज कर रहे हैं इसलिए कि आप केवल और केवल चुनाव में जाकर भाषण दे रहे थे और चुनाव में जाकर केवल प्रचार कर रहे थे। पूरा चुनाव कैंपेन करने वाले मुख्यमंत्री हैं आप, काम करने वाले मुख्यमंत्री नहीं है। यूपी में चुनाव अभी दूर है। बिहार के रिजल्ट से अखिलेश यादव की पार्टी का जोश ठंडा पड़ा हुआ है। योगी बम बम है। अभी तो भगवाधारी मुख्यमंत्री का एक और द ग्रैंड सैफन शो शुरू होने वाला है। वेन्यू है अयोध्या। अयोध्या में श्री राम मंदिर पर ध्वजारोहण समारोह होने वाला है, जिसमें 161 फुट ऊंचे राम मंदिर के शिखर पर 22 फुट बाय 11 फुट का भगवा ध्वज फहराया जाना है। अयोध्या का ये भव्य राम मंदिर है और इसके शिखर पे ध्वज फहराने की तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या आएंगे और मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। ये इस बात का संकेत होगा कि मंदिर निर्माण पूरा हो गया है। अब ये जो ध्वज फहराया जाएगा ये भी खास होगा। करीब 2.5 किलो इसका वजन है। पहले ये 11 किलो वजन का बनाया गया था, लेकिन इसका ट्रायल हुआ तो ये मुश्किल हो रही थी क्योंकि इसको जमीन से करीब ध्वज को 191 फीट ऊपर ले जाना है। तो इतना वजन का ध्वज ऊपर फहराने में दिक्कत हो रही थी, तो वजन कम किया गया है। ये 22 फीट लंबा होगा और 11 फीट चौड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो इंतजाम सब किए जा रहे हैं, क्योंकि बटन भी लगाया गया है कि बटन दबाते ही ध्वज फहर जाएगा। दूसरा सिस्टम पुलिस सिस्टम रखा गया है जो पूरी तरह से मैकेनाइज्ड होगा। अयोध्या के राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। पूरी अयोध्या सज धज रही है। अब जब भगवान राम की नगरी में श्रद्धालु आएंगे तो सिर्फ राम मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। यहाँ अभी आते हैं तो भगवान राम जो बाल रूप में विराजमान है गर्भगृह में, उसके दर्शन होते हैं। और जो राम दरबार सजा है, जहाँ राजा राम के रूप में भगवान राम है, माँ सीता है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी हैं, उनके दर्शन होते हैं। लेकिन अब पूरे परिसर में जो 15 मंदिर हैं, जिनमें राम मंदिर भी शामिल है, वो सब बनकर तैयार हैं। परकोटा की मंदिर है, सप्त ऋषियों के मंदिर हैं। परकोटा में 6 मंदिर बनाए गए हैं जो भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्यदेव, माता भगवती और अन्नपूर्णा के हैं। उनके साथ शेषावतार का मंदिर है। और उसके बाद जब आप सप्त मंडप में जाएंगे तो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या के मंदिर हैं। ये भी सब बनकर पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। सबके शिखर है, सबके शिखर में सोना लगा है। यहाँ करीब 45 किलो सोना शिखर पे लगाया गया है। जो राम मंदिर के जो ग्राउंड फ्लोर है उसके दरवाजों में भी सोना मढ़ा गया है। तो बहुत ही, जब यहाँ श्रद्धालु आते हैं जो बरसों से इस मंदिर का, राम मंदिर का इंतजार कर रहे थे, उनको इस तरह का मंदिर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उसके बाद पूरा जो राम मंदिर परिसर है वो श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। बस बाउंड्री वॉल और थोड़ा जो ट्रस्ट का ऑफिस है उसका काम बचेगा। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब विरोधी कहते थे कि मंदिर पूरा नहीं बना है। मोदी ने अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा दी। अब मंदिर भी पूरा बन गया है। वहां रामलला की पूजा भी हो रही है और भगवा ध्वज भी लगने वाला है। हिंदुस्तान के 80% हिंदू वोट की पोलराइजेशन से घबराए लोगों को अभी और घबराना है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी जीत के कई जश्न बाकी हैं।